तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड थी कि थ्योरी के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी में बताने थे मुझे। तो दोस्तों वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंट्स का पेपर है उसमें प्रैक्टिकल की वेटेज ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, बट उसमें थ्योरी भी आती है। अगर हम बात करें तो 30% आई थिंक थ्योरी होती है एग्जाम के अंदर। तो उसका टाइप मैं बता देता हूँ कि किस किस टाइप के जो है थ्योरी के क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें से मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आपने जो है थ्योरी इतनी तो पढ़ ली होगी कि आपको उस चीज़ का, उस टॉपिक का आइडिया ज़रूर होगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि किस टाइप से जो है एग्जाम के अंदर थ्योरी के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं हम। तो चलिए, सबसे पहला हमारा एग्जाम का चैप्टर ही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हमारे जो है बेसिकली 3 टाइप के मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन लिए हैं। मोस्टली हमने देखा है कि एग्जाम के अंदर यही बनते हैं इसी टाइप से। देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है आपने। डेप्रिसिएशन को पूरा ही मैं बोल देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या है, क्या कारण है कि हमें जो है डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। देखिए, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये कारण हमेशा पूछे जाते हैं कि एग्जाम के अंदर। पहले तो आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा डेप्रिसिएशन में, वो बनेगा प्रैक्टिकल का। अगर वो नहीं बना तो इनमें से थ्योरी बन जाएगा कि क्या कॉजेज रहेंगे डेप्रिसिएशन के। तो भैया हमारे बस कारण आपने लिख लेने कि नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेसेंस, जिसमें यूसेज की वजह से हम जो है डेप्रिसिएशन लगाते हैं। पैसेज ऑफ टाइम हमारा बीत जाता है, बहुत सारा टाइम हमारा बीत जाता है, उसकी वजह से हम जो है लगाते हैं। हमारे इक्विपमेंट के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो जाती है, इसकी वजह से हम क्या क्या करते हैं कि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि चेंज इन फैशन स्टाइल, कि फैशन में चेंज आ गया, स्टाइल में फैश आ गया, या मार्केट कंडीशन में चेंज आ गया, तो उसकी वजह से हमें जो है एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। ये चीज़ें आप जो है इसके अंदर लिखेंगे कॉजेज के अंदर कि कारण क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि व्हाट एक्सप्लेन दी स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को समझाना है और उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हमें जो है बताना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो क्या। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड आपको पता ही होगा, इसके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट जो है अज्यूम किया जाता है, और वही हमेशा जो है डेप्रिशिएट यानी कि इसकी एसिड की वैल्यू को डिमिनिश किया जाता है एक फिक्स अमाउंट से। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि एक अज्यूम किया जाता है फिक्स अमाउंट, और वही फिक्स अमाउंट हर साल ईच ईयर जो है उसको डिमिनिश किया जाता है फिक्स एसिड की वैल्यू को। और बात करें इसकी मेरिट और डीमेरिट की, तो भैया मेरिट में ये सिंप्लिसिटी है इसके अंदर, ये बिल्कुल सिंपल है हमारा। और जो है एसिड वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाता है, यानी कि पूरा एसिड हमारा जो है ज़ीरो हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि एक ही फिक्स अमाउंट है, कई अगर साल तक हम लगाते जाते हैं तो हमारा एसिड जो है वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो ये मेरिट्स है इसकी। और डीमेरिट्स की बात करें तो भैया इसमें जो है कंप्यूटेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है। ठीक है, इसको कंप्यूट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है, और ये इलॉजिकल है थोड़ा, क्योंकि एक ही अमाउंट है, हर साल वही करेंगे, तो ये थोड़ा सा जो है वो इलॉजिकल वे में आ जाता है। थर्ड इसके अंदर आएंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझाना है हमें, कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है। तो भैया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू ही डिमिनिश होती जाती है, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है डिमिनिश होता जाता है। ठीक है, और इसके मेरिट और डीमेरिट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उससे आप जो है देख के कर सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में जो है समझाए हुए हैं कि इसके मेरिट और डीमेरिट होते क्या है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपके ये 3 टाइप के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। ये तो भैया है ही थ्योरी चैप्टर, इसमें से हमेशा आपके थ्योरी के ही क्वेश्चन बनेंगे, है ही थ्योरी चैप्टर तो थ्योरी के ही क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक्सप्लेन दी एनी 3 टाइप ऑफ रिजर्व। ये पूछ सकता है कि कोई ऐसे 3 या कोई ऐसे 4 टाइप के रिजर्व जो है हमें उनको एक्सप्लेन करिए। तो बहुत सारे रिजर्व मैंने आपको बता रखे, तो उनमें से उठा के कहीं कितनी भी 3-4 को जो है उठा के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जनरल रिजर्व को कर दो, फिर कैपिटल रिजर्व को कर दो, सीक्रेट रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, रिजर्व फंड आपको समझा रखा है, सिंकिंग फंड समझा रखा है। ठीक है, तो इन 3-4 को उठा के आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है कि वाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, इज इट नेसेसरी टू मेक प्रोविजन। पहले तो ये पूछा गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाया जाता है, फिर ये पूछा गया है कि क्या प्रोविजन बनाना ज़रूरी है। तो भैया डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे डेटर जिन्हें हमें डाउट है कि वो हमें पैसा दें या ना दें, तो उसके लिए अगर हम क्या करते हैं प्रोविजन बनाते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा पैसा सेट असाइड करके रखते हैं, तो उससे बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाया जाता है कि भैया जिन डेटर पे हमें डाउट है कि हमें पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए जो है प्रोविजन बनाया जाता है।
और बात करें नेसेसिटी की, तो भैया ये जो है रूल है कि प्रोविजन बनाना नेसेसरी है, क्योंकि एक नॉन लाइबिलिटी होती है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हम लाइबल होते हैं उनके लिए, तो प्रोविजन बनाना हमारा जो है ज़रूरी है। और एज पर द रूल वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट एंड अ लॉस इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोविजन। चाहे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम कुछ नहीं देखेंगे, हमें प्रोविजन बनाना ज़रूरी है। फिर अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व के बीच में और जनरल रिजर्व के बीच में डिफरेंशिएट करना है। भैया जनरल रिजर्व जो होता है वो जनरली पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसी भी पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक रिजर्व की बात करें तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जनरल रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिस पर्पस के लिए ये जो है रिजर्व बनाया गया है। मान लो हमने बिल्डिंग के लिए रिजर्व बनाया तो बिल्डिंग खरीदने के लिए यूज किया जाएगा, कोई जनरल पर्पस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। और बात करें फिर जनरल रिजर्व की, तो ये अगर नेसेसरी प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है तभी हमें जो है बनाना इसको ज़रूरी है, नहीं तो हम नहीं बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व में ये रूल नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें स्पेसिफिक रिजर्व बनाना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंशिएट आप इस दोनों के बीच में लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं रूल्स। व्हाट इज दी जनरल रूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोविजंस। प्रोविजन को क्रिएट करने के जनरल रूल्स लिखते हैं, वो जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, उसके रूल्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रोविजन के क्या क्या रूल होते हैं। फिर है व्हाट इज दी जनरल रूल्स फॉर क्रिएटिंग रिजर्व्स। रिजर्व को क्रिएट करने के हमारे जो है क्या क्या रूल होते हैं, उसको भी मैंने आपको जो है पढ़ा रखा है। तो इस तरीके के हमारे जो है क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। चलिए अब फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया फाइनल अकाउंट में हमारा 10 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनता है, वो करके आए तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं थ्योरी के आपने क्वेश्चन पूछे थे तो थ्योरी के मैंने टाइप लिख रखे हैं कि इस टाइप के बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जो है डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों को। ऑलरेडी ये टॉपिक हमने जो है कवर कर रखा है वीडियो के अंदर कि क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इन दोनों के डिफ्रेंशिएट भी मैंने पढ़ा रखे, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। भैया ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि कैपिटल रिसीट क्या होती है और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, किस लिए जो है ये कैसे कैसे हमें मिलती है, ऑलरेडी मैंने वीडियो के थ्रू समझा रखा है। तो इन दोनों के बीच भी जो है डिफरेंस आ सकता है। ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया भी हुआ है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, तो इसको आप जो है लिख सकते हो। ये हमारे मैनेजेरियल डिसीजन में हेल्प करता है, ठीक है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को हमें बताता है, बिजनेस ऑपरेशन का हमारा रिजल्ट बताता है, और एक ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है हमारा। तो ये आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो कि क्या उद्देश्य हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। फिर चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। भैया ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी वो होता है जिसके अंदर हमारे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम हमारी जो है कॉस्ट निकालने के लिए जो है अकाउंट बनाया जाता है। और वाई इट इज़ प्रिपेयर में आप नीड लिख सकते हो, ठीक है। नीड हमें क्या नीड होती है इसकी वो लिख सकते हो आप कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की हमें नॉलेज होती है और हमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। और हमें प्रिकॉशन देता है कि फ्यूचर लॉसेस के लिए, इसके लिए आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट हम जो है बनाते हैं, तो ये लिख सकते हो आप। हमें हमारी परचेज इसके अंदर दिख जाती हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। और स्टॉक की नॉलेज हमें हो जाती है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप लिख सकते हो कि इसीलिए जो है ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और वो क्यों बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर सारे हमारे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम हमारे पास आ जाती है। और क्यों बनाया जाता है, तो भैया ये नेट प्रॉफिट की नॉलेज हमें देता है कि हमें बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है और कितना लॉस हुआ है। हमारे सारे एक्सपेंसेस की हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे मान लो कि हमारे जो है फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, उसकी नॉलेज इसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए हमारा जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। बेसिकली इसका मेन मोटिव यही रहता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और बिजनेस को कितना लॉस हुआ है, उसको निकालने के लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अगला इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हमें डिफरेंस करना है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बीच में, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मैन्युफैक्चर से, लाइक हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो
खर्चे तो होते हैं मैन्युफैक्चर, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं मैन्युफैक्चर से, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। लाइक हमारे जो है शॉप या शोरूम के खर्चे हो गए, जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हमारे हो गए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है कि स्टेट एनी 3 पर्पसेस फॉर विच अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज। तो सर ये हमारा जो है रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर्पस को, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो गलती से आ गया है। ये प्रोविजन एंड रिजर्व का हमारा क्वेश्चन है, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, कि कैपिटल रिजर्व को किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। सरकार ने थोड़ी वो हमारी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी ना, और रेस्ट्रिक्शन मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी है। तो 3 पर्पस आपको लिखने हैं इसके अंदर कि किस किस पर्पस के लिए हमारे जो है कैपिटल रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि वो बोनस शेयर को इशू करने के लिए, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो शेयर है और डिबेंचर है उसका जो खर्चा आता है उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो हमारी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है उसको राइट ऑफ करने के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब आप लिख सकते हो। फिर इसके अंदर आ जाता है कि गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो भैया ये हमारा जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जो कि गलती से यहाँ पे जो है आ गया है। पार्टनरशिप का हमारा क्वेश्चन है इसका। इसके अंदर हमें जो है क्या करना है, 3 पॉइंट ऐसे देने हैं, डिफरेंस करना है फिक्स कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। तो थ्योरी ऑलरेडी आपकी बुक में लिखी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको जो है इसको बताना है। फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करते हैं, जिसका एक क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। पार्टनरशिप अकाउंट में ये बन सकता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप, भैया पार्टनरशिप क्या होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, जिसके अंदर एग्रीमेंट आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है, पार्टनर्स आ जाते हैं। तो ये सब आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें जो है बताने हैं। फिर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कंटेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, नेम होता है, एड्रेस होता है, और वो सारी कंडीशन होती हैं जिस पे बिजनेस किया जा सकता है, प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला हमारा जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिकम एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एब्सेंस हो ही ना, वो बना ही नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल एप्लीकेबल होते हैं। और वो क्या क्या रूल होते हैं वो हमें लिखना है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसमें जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं जाता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है हमें 6% के हिसाब से देना पड़ता है, और सैलरी कमीशन हमें मिलती नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगाया जाता। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल है, जो कि एक पार्टनरशिप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो है एप्लीकेबल किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में। कंपनी अकाउंट्स क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और स्टेट द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कैन बी यूटिलाइज्ड। भैया यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें जो है ये इंपॉर्टेंट, कंपनी अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हमें जो है ये बताना है कि इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ बताना है, और पर्पस बताने हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कैसे यूज़ की जा सकती है। ठीक है, ऑलरेडी अभी बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो थी ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाली, जो कि मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, व्हेन कंपनी इशू शेयर एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा जब शेयर को इशू किया जाता है, मान लो 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है और 11 रुपये में इसको इशू किया गया है, तो इसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और एग्जाम्पल दे देना है इसका। ठीक है, एक कंपनी ऐसी थी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी एक शेयर की, और उसने 12 रुपये में, एग्जाम्पल के तौर पे उसने 12 रुपये में जो है उसने क्या किया, अपने शेयर्स को इशू कर दिया। तो ये एग्जाम्पल दे के बनाना आप। ठीक है, और बात करें इसके सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कहाँ कहाँ यूटिलाइज की जा सकती है, तो भैया सेक्शन 78 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70 एक्ट, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 78, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो रूल है, फुली पेड बोनस शेयर इसके अंदर दे सकते हैं हम। ठीक है,
इनकॉर्पोरेशन हमारी जो कॉस्ट होती है, जो मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले ही जो खर्चा आ जाता है उसको राइट ऑफ करने के लिए जो है हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और अंडर राइटिंग को, जो अंडर राइटर होते हैं हमारे, उसको कमीशन देने के लिए हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर रिडम्पशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो लायबिलिटी होती है यानी कि प्रेफरेंस शेयर की जो लायबिलिटी होती है उसको रीपेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। शेयर्स को बायबैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो इक्विटी शेयर होते हैं ना उसको बायबैक किया जाता है, तो उनके लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर लिखनी है। अगला इसके अंदर आ जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको एक्सप्लेन करना है और इस ट्रांजैक्शन के हमें जो है दो टाइप बताने हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है। कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है? जब शेयर को इशू किया जाता है एक वेंडर को पेमेंट के तौर पर, पब्लिक को इशू नहीं किया जाता। जब पब्लिक को इशू किया जाता है तो उसे कैश बोलते हैं, और जब किसी वेंडर को इशू किया जाता है, जब हम उससे एसेट या कोई बिजनेस परचेज करते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और दो एग्जाम्पल इसके दें तो इशू ऑफ शेयर टू वेंडर और इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, ये दो एग्जाम्पल हो सकते हैं इस ट्रांजैक्शन के, और दोनों ही मैंने आपको अच्छे से करा रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेयर। कितने टाइप के शेयर होते हैं? दो टाइप के ही होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका कोई प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी कि उनको डिविडेंड पहले मिलता है, फिक्स डिविडेंड होता है, बता दिया जाता है, वो मिलता है। इक्विटी शेयर तो भैया वो ओनर होते हैं और इनका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, और इनका डिविडेंड जो है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है, जितना प्रॉफिट उतना डिविडेंड। तो ये दो टाइप के जो है हमारे शेयर हो सकते हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख के आइएगा दोनों के, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये दो टाइप के जो है शेयर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला इसके अंदर क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड एक्सप्लेन देम। फॉर्मेशन के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनी होती है और उन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो भैया फॉर्मेशन के बेस पर कितने टाइप की कंपनी होती है? दो टाइप की कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा बनी गई हो, मतलब उस कंपनी का एक स्पेशल एक्ट ही पास कर दिया पार्लियामेंट में, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कंपनी है और इसका एक एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC एक्ट हो गया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की कंपनी है ना, और ये LIC एक्ट द्वारा बनी गई है। एक स्पेशल एक्ट, अलग से एक्ट ला दिया गया, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है फॉर्मेशन के बेस पे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है। उसी पार्लियामेंट के एक एक्ट है कंपनीज एक्ट, जो कि कॉमन एक्ट है कंपनीज का, उसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसे रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे। तो फॉर्मेशन के बेस पे दो कंपनी आ सकती हैं, कौन कौन सी भैया? एक स्टैट्यूटरी और एक है रजिस्टर्ड। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया है, LIC एक्ट हो गया, RBI एक्ट हो गया, ठीक है। तो इसे क्या बोला जा सकता है? इसे बोला जा सकता है कि स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कंपनी अकाउंट्स के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। भैया इश्यू ऑफ डिबेंचर तो पता ही है, हम पब्लिक को डिबेंचर इशू करते हैं, बट यहाँ पे कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या बोलते हैं? जो हम प्रिंसिपल अमाउंट बोरो करते हैं ना बैंक से लोन ले लेते हैं या कुछ भी पैसा ले लेते हैं, तो उसके बदले हम जो है कुछ गिरवी नहीं रख देते, मोर्टगेज समझते हो ना, कि एसिड मोर्टगेज रख दिए, तो ऐसे ही हमने जो है एसिड सिक्योरिटी के बेस पे डिबेंचर दे दिए, बैंक से लोन ले लिया और सिक्योरिटी के बेस पे डिबेंचर इशू कर दिया, भैया ये डिबेंचर रख लेना, अगर कल को हम पैसा नहीं लौटाते तो ये डिबेंचर आपके पास रहेंगे फिर। तो ये भी सिक्योरिटी के बेस पे यूज किए जा सकते हैं ना, तो इसी को ही बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी की, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसके एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर इशू कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इस टाइप के हमारे जो है थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो होप यू लाइक इट, आपको अच्छे लगे होंगे। तो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और इसकी PDF भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि ड्राइव की लिंक होगी उसमें डाल दूंगा, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।